All of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. Today in this session we are going to discuss an important topic, that is basic English. तो आज हम फिर से वही बेसिक इंग्लिश के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर लैंग्वेज का पार्ट एंड पार्सल, इंटीग्रल पार्ट, कोर पार्ट वोकेबलरी होती है। अगर आपका वोकेबलरी इन्हांसमेंट अच्छा है तो आप अंग्रेजी इजीली सीख सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था शपथ दिलाना, तो हमने याद कर लिया कि एडमिनिस्टर ऑथ यूज करना सीख गए। स्टर ऑथ, शपथ दिलाना, ठीक है। मैंने कहा तैनात करना, तो हम कौन सा वर्ड का यूज करेंगे? डिप्लॉय का। डिप्लॉय मीन्स क्या होता है? तैनात करना। अब जैसे मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा, हमने शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। तैनात किया है। ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा कि हमने शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। तो इंग्लिश में तैनात करना क्रिया हो गई। तैनात करने वाले कौन है? हम। ये सब्जेक्ट हो गए। काम पूरा हो चुका है, चूंकि है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस तो है ही, लेकिन चूंकि यहाँ पर काम पूरा हो चुका है, accomplishment of any task has been very vividly described in present perfect tense, तो किसी भी कार्य की समाप्ति का वर्णन प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि we have deployed, हमने तैनात कर दिया है। ठीक है, we have deployed, किन्हें तैनात किया है? 1500 पुलिस। अब देखो, आपको इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। अगर आप किसी भी संस्था के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई है, तो आपके लिए पर्सनल शब्द का यूज होगा। यहाँ पुलिस पर्सन्स लिख दिया तो एरर हो जाएगी। तो आप कहोगे वी हैव डिप्लॉयड 1500 पुलिस पर्सनल। देखिए, इसकी सिंगुलर में, एक वचन में और बहुवचन में स्पेलिंग यही होती है, पर्सनल। तो वी हैव, हमने डिप्लॉयड तैनात कर दिया है 1500 पुलिस पर्सनल, 1500 पुलिस कर्मियों को। अब आपको पता है 1500 के बाद नाउन कैसी आएगी? प्लूरल। तो यहाँ पर्सनल का यूज बहुवचन में हुआ है। ठीक है। एक बार एसएससी में एरर भी आई हुई है कि अ ट्रक विच वॉज कैरिंग आर्मी पर्सन्स, कि एक ट्रक जो कि आर्मी पर्सन्स को ले जा रहा था, तो ये एरर हो चुकी है। एक्चुअल में आर्मी पर्सन नहीं होगा, आर्मी पर्सनल। तो वी हैव डिप्लॉयड 1500 पुलिस पर्सनल टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर। इंश्योर मीन्स क्या होता है? सुनिश्चित करना। मेक श्योर, पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये हमने इंग्लिश बना दी कि वी हैव डिप्लॉयड 1500 पुलिस पर्सनल टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी। हमने शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। तो देखो, हिंदी में तो सबके समझ आ रहा है। इंग्लिश तभी समझेंगे जब हम डिप्लॉयड का अर्थ जानते हो। सुनिश्चित करने, मेक श्योर के लिए इंश्योर शब्द का यूज करना है। शांति एवं सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी। और यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई है तो आपको पर्सन शब्द का यूज नहीं करना है, पर्सनल शब्द का, वर्ड का यूज करना है। ठीक है। अब हमने देखिए, हम रूट वर्ड से पढ़ सकते हैं। जैसे पॉल्यूट होता है, पॉल्यूट होता है प्रदूषित करना। ठीक है। तो हम इससे नया वर्ड बना सकते हैं, पॉल्यूशन, प्रदूषण।
जैसे कंटेमिनेट, कंटेमिनेट अभी सीजीएल में पूछा गया था ये सिनोनिम्स में। कंटेमिनेट का मतलब वही प्रदूषित करना, तो हमने कंटेमिनेट से क्या बना दिया, कंटेमिनेशन। ये वर्ड फॉर्मेशन होती है, द साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो हम सब मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, डिप्लॉय। डिप्लॉय मीन्स क्या होता है, तैनात करना। इससे हमने वर्ड फॉर्मेशन मतलब नया शब्द बना दिया, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट, इसको हम बोलते हैं तैनाती। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि भारी सेना की तैनाती, भारी सेना की तैनाती ने भारत व चीन के बीच तनाव बढ़ा दिया है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, तनाव बढ़ा दिया है। बढ़ाने वाला कौन है, भारी सेना की तैनाती, यानी जो भारी। तो हम क्या इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, द डिप्लॉयमेंट, द डिप्लॉयमेंट ऑफ हैवी आर्मी, यानी भारी सेना की तैनाती। द डिप्लॉयमेंट ऑफ हैवी आर्मी हैज एस्कालेटेड। तो एस्कालेटेड शब्द का यूज होगा किसके लिए, तनाव बढ़ाने के लिए। हैज, मैंने कहा कि द डिप्लॉयमेंट यानी तैनाती, डिप्लॉय से हमने क्या बना दिया, डिप्लॉयमेंट ऑफ हैवी आर्मी यानी भारी सेना की तैनाती ने हैज एस्कालेटेड। एस्कालेटेड का मतलब है और ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ को तीव्र कर देना। संबंध पहले से ही खराब चल रहे और कोई ऐसी घटना हुई जैसे कि डिप्लॉयमेंट कर दिया आर्मी का भारत ने, तो उससे भारत और चीन के बीच में और ज़्यादा तनाव क्या है, एस्कालेटेड हो गए। तो द डिप्लॉयमेंट ऑफ हैवी आर्मी हैज एस्कालेटेड टेंशन, क्या लिखेंगे हम, टेंशन बिटवीन, दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ऐसे हमें रूट वर्ड से वर्ड बनाना भी सीखना है। देखो टेंस का मतलब काल भी होता है, ठीक है, और टेंस का मतलब तनाव भी होता है। इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, और इस टेंस से हमने क्या बना दिया, टेंशन, नया वर्ड बना दिया। टेंशन का मतलब तनाव, ठीक है। और देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम फिर से। मैंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर, आदेश पर, निवेदन पर, जो भी है, हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपनी भूख हड़ताल को सोमवार तक के लिए टाल दिया है। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखा मैंने, पहले इस सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है, भाषा सीखना बड़ा इजी काम है, लेकिन मैंने वही कहा कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है, हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, वोकेबलरी को लेकर के सबके समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपनी भूख हड़ताल को सोमवार तक के लिए टाल दिया है, यानी काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम सबसे पहले इंग्लिश बनाएं उससे पहले क्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए टालना, स्थगित करना, विलंब करना, बहुत सारे वर्ड होते हैं। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, एक कॉल में हम ऑफ लगा देते हैं, कॉल ऑफ, स्थगित करना, बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है।
कॉल मीन्स पुकारना होता है, लेकिन जैसे हमने एक साथ लिखा कॉल ऑफ तो ये अर्थ हो जाता है, इसका अलग ही मीनिंग निकल के आता है फ्रेजल वर्ब में, कॉल्ड ऑफ। ये इसकी पास्ट फॉर्म हो गई। पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में क्या हो गया, कॉल्ड ऑफ, स्थगित कर देना। ठीक है, दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स भी क्या होता है, स्थगित करना, और पुट की तीनों फॉर्म यही होती है, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ। ठीक है, अगर हम कोई चीज को स्थगित कर रहे हैं तो निश्चित है हम उसमें देरी कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो डिले, डिलेड, डिलेड। क्योंकि बेसिक पढ़ाने का मकसद ये है कि हम इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, समझना। और यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लॉट टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, आप पैराजम्बल सेंटेंस अरेंजमेंट सही करना चाहते हैं, PQRS, तो इन सब के लिए आपकी सेंटेंस मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। और जितनी आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी उतना ही आप उसको ग्रेस्प कर लेंगे। और अगर आप इजीली ग्रेस्प कर जाएंगे, कोई पैसेज है आपने उसको समझ लिया, इजीली आंसर दे दोगे। कोई फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आता है कि भाई शपथ दिलाने के लिए एडमिनिस्टर शब्द का यूज होता है, तो आप ऑथ से पहले किसका यूज कर देंगे, एडमिनिस्टर का। तो कॉल ऑफ होता है, पुट ऑफ होता है, डिले होता है। और एसएससी में बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स में पूछा जाता है, हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे सिनोनिम्स में। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट इसका मतलब भी स्थगित करना होता है, इसमें डी और डी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। और भी वर्ड होते हैं हमारे पास स्थगित करने के लिए। अगर हम कोई चीज को स्थगित कर रहे हैं, निश्चित है टाल रहे हैं, तो उसको हम कैंसल कर रहे हैं, कैंसल्ड, कैंसल्ड। और एक वर्ड होता है अजर्न, डी साइलेंट होता है, अजर्न, अजर्न, अजर्नड, अजर्न। और आपने पोस्टपोन तो पढ़ ही रखा है। पोस्टपोन मीन्स भी क्या होता है, स्थगित करना। और CGL में आपके 2018 में पूछा भी गया है डिफर। डिफर का मतलब भी क्या होता है, टालना, स्थगित करना, डिफर्ड और डिफर्ड। ठीक है, और भी वर्ड होते हैं, फिलीबस्टर, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स वाले सेशन में। टालना, विलंब करना, देरी करना, जो भी है। तो हमने वर्ड जान लिए, कॉल ऑफ, पुट ऑफ, डिले, प्रोक्रास्टिनेट, कैंसिल, अजर्न, पोस्टपोन, डिफर। एक हमें लैंग्वेज में वर्ड को रेलिस करना सीखना है कि हाउ टू रेलिस द गिवन वर्ड। रेलिस का मतलब इंजॉय करना सीखना है वर्ड का। हर वर्ड हर जगह फिटेड नहीं होता है, जैसे कि कार का पहिया है, ट्रक में फिट नहीं हो सकता है। उसी तरह इंग्लिश में भी अप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं। जनरली अगर कोई मीटिंग होती है, लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग, जो भी है, इन सब के लिए बेस्ट वर्ड होता है अजर्न शब्द। और कोई सुनवाई है, कार्रवाई है, उसको अपन टाल रहे हैं, तो हम बेस्ट वर्ड के रूप में डिफर शब्द का यूज कर सकते हैं। वो बाद की बातें हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में बताया जाएगा आपको सेपरेटली। अब हम देखते हैं टाल दिया है। टालने की इंग्लिश क्या होती है, डिफर, बेस्ट वर्ड है। अब हम देखते हैं
सोमवार तक के लिए टाल दिया है। काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कार्य की समाप्ति का वर्णन किया गया है। तो हम कहेंगे कि वी हैव डिफर्ड, हमने टाल दिया है। और ये कारण है कि हम लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअल में अगर मुझे डिफर का अर्थ आता है तो मैं समझ जाऊंगा। तो मैंने कहा कि वी हैव डिफर्ड, हमने टाल दिया है। किसको टाला है? अपनी, आवर, हंगर, स्ट्राइक, हमने अपनी भूख हड़ताल को टाल दिया है। तो वी हैव डिफर्ड आवर हंगर स्ट्राइक टिल मंडे, कब तक के लिए? सोमवार तक के लिए, टिल मंडे। एट द बिहेस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर तो देखिए, अगर हमारे पास शब्द है तो हम इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री के निर्देश पर नहीं लिखा आएगा, वहां पर क्या लिखा आएगा? एट द बिहेस्ट ऑफ। अब हमें अपनी अच्छी इंग्लिश करने के लिए क्या करना है कि जितने भी फ्रेजेज जिनसे हमारी डेली मुलाकात होती है, बेसिक में, चाहे पैसेज पढ़ते समय, न्यूज़पेपर्स पढ़ते समय, जब भी, अब जैसे मैंने कहा कि एक शब्द है बिहेस्ट, तो बिहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर, कमांड, आदेश, बिड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, जो भी है, बाद की बात है। और एक बार एसएससी में पूछा भी गया है, प्रपोजिशन में द बिहेस्ट ऑफ दिया हुआ है। अब जिसके याद है कि के निर्देश पर, के इशारे पर सीबीआई इज वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एट द बिहेस्ट ऑफ, तो हमने फ्रेज याद कर लिया। ठीक है, जैसे कल आपके पास एक फ्रेज आया था इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट, तो हमने याद कर लिया। मैंने कहा कि कल मैंने आपको लिखवाया था ही रस्ड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, वह पास ही के अस्पताल दौड़ पड़ा, तो हमने पास ही के लिए क्या यूज कर लिया? नियर बाय शब्द का। ठीक है, अब वो ये भी दे देगा नियरिंग हॉस्पिटल। एक बार बैंक में पूछा गया है एरर में कि सी रस्ड टू अ नियरिंग हॉस्पिटल, तो नियरिंग कोई वर्ड ही नहीं होता है, नियर बाय। और इसके लिए हमने क्या वर्ड याद किया था? इन फ्रंट ऑफ, के सामने, अजेसेंट टू, अजेसेंट टू, वही समीप या सटा हुआ। तो अगर मैं आपसे फिर रिपीटेडली, आई एम टचिंग ऑन द सेम पॉइंट रिपीटेडली, कि अगर इंग्लिश अच्छी करनी है, कोई भी भाषा सीखनी है, तो उसकी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि उसकी वोकेबलरी आनी चाहिए। क्योंकि अगर जब मुझे वर्ड ही नहीं आएंगे तो मैं इंग्लिश कहाँ से समझ पाऊंगा? मुझे आदत में डालना है कि पास ही का पुलिस थाना, नियर बाय पुलिस स्टेशन, पास ही का अस्पताल, नियर बाय हॉस्पिटल, दौड़ पड़ा, तो मुझे अंग्रेजी वर्ड आना चाहिए, रश टू हॉस्पिटल। पुलिस कर्मी, तो मुझे बोलना है पुलिस पर्सोनल, सैन्य कर्मी, आर्मी पर्सोनल। ठीक है, सेना की तैनाती, द डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी, तनाव बढ़ा दिया है, एस्कालेटेड टेंशन। तो इस तरह से हमें डेली इंग्लिश के वर्ड सीखने हैं। ठीक है, अब एक वर्ड होता है प्रोक्रास्टिनेट, अभी मैंने बताया था आपको, स्थगित करना, और इसी से हम क्या बना देते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन, ये नाउन हो गया। प्रोक्रास्टिनेशन वो वर्ब थी, ये नाउन बन गया। और एक बार एसएससी में वन वर्ड भी पूछ रखा है कि द आर्ट ऑफ डिले, ऑफ डिलेइंग थिंग्स, वस्तुओं को देरी करने की कला क्या कहलाती है? तो अगर अपन कोई भी काम में देरी कर रहे हैं, टाल रहे हैं, विलंब कर रहे हैं, तो इस तरह की जो कला को क्या बोला जाता है? आंसर दे देते हैं आप, प्रोक्रास्टिनेशन। ये लो, सिंपल आंसर था, प्रोक्रास्टिनेशन।
ठीक है, और देखते हैं। मैंने कहा दूसरा सेंटेंस, हमने राजस्थान विधानसभा में जीएसटी बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। हमने राजस्थान विधानसभा में जीएसटी बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अब देखिए वहां पर न तो सर्वसम्मति लिखा आएगा न पारित करना लिखा आएगा। सबसे पहले हमें इंग्लिश वर्ड सीखना है। क्रिया क्या है? पारित करना। तो पहले हम वर्ड्स जान लेते हैं कि किन किन वर्ड्स का हमें यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने लिखा रेटिफाई, पारित करना। सेकंड फॉर्म रेटिफाइड, थर्ड फॉर्म रेटिफाइड। ठीक है। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब भी क्या होता है? पारित करना। डी और डी। ठीक है। पारित करने को हम इंग्लिश में कोई अधिनियम, धारा, इन एक्ट, कोई रासुका वगैरह कोई धारा लगा दी जाती है तो इन एक्ट होता है। ठीक है। सेक्शन 144 हैज बीन इनेक्टेड, उसके लिए इन एक्ट शब्द का यूज आता है। अब निश्चित है आप किसी चीज को पारित करोगे तो उसको अप्रूव करोगे, अनुमोदन करोगे। अप्रूव में हमने क्या किया? डी और डी लगा दिया। और जब हम किसी चीज को मंजूरी देंगे तो निश्चित है हम उसको क्या करेंगे? सैंक्शन करेंगे। सैंक्शनड, सैंक्शन। तो सबसे पहले तो हम इंग्लिश वर्ड जानेंगे। रेटिफाई, पारित करना। एंडोर्स, पारित करना। एनएक्ट, एनएक्ट आता है जैसे कोई धारा 144 लगा दी गई या किसी पर देशद्रोह के थ्रू मुकदमा दर्ज कर लिया, ऐसी कोई धाराएं जोड़ते हैं तो एनेक्टेड शब्द का वो मैं बेसिक में पढ़ा दूंगा आपको। अप्रूव, सराहना करना भी होता है। अप्रूव का मतलब अनुमोदन करना, सैंक्शन करना। ठीक है। सबसे पहले हमने वर्ड जान लिया। एक होता है सर्वसम्मति से, इस पे वन वर्ड भी पूछा जाता है। विद वन वॉइस, एक ही स्वर में। विद वन वॉइस यानी एक ही स्वर में वन वर्ड भी पूछा जाता है। विद वन वॉइस यानी वन वॉइस का मतलब आप एक ही स्वर में बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? यूनैनिमस, यूनैनिमस, सर्वसम्मति। और सर्वसम्मति से इससे हम क्या बना देंगे? जैसे राजनीतिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली। सामाजिक, सोशल, एडजेक्टिव है, एडवर्ब बना लिया, सोशली, सामाजिक रूप से। रिलीजियस, धार्मिक, हमने कहा रिलीजियसली, धार्मिक रूप से। इकोनॉमिक, एडजेक्टिव, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपुल, लोगों की आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो देखेंगे वी, हमने, हैव रेटिफाइड, हमने पारित कर दिया है। ठीक है। तो वी हैव रेटिफाइड जीएसटी बिल, हमने जीएसटी बिल को पारित कर दिया है। इन, कैसे पारित किया है? यूनैनिमसली, सर्वसम्मति से। यूनैनिमसली, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे पारित किया हमने? सर्वसम्मति से। विद वन वॉइस, एक ही स्वर में। इन राजस्थान असेंबली, राजस्थान विधानसभा में। तो ये लो इंग्लिश बन गई।
तो हम तभी सीख पाएंगे जब हमें इस रेटिफाइड का अर्थ आता हो, हमें यूनेनिमसली का अर्थ आता हो। यूनेनिमसली का मतलब सर्वसम्मति से, ठीक है। और हम वर्ड भी पढ़ेंगे साथ साथ। रेटिफाई ये वर्ब है, पारित करना, ठीक है, अप्रूव करना। अभी एसएससी में ही पूछा गया है सीजीएल के अंदर रेटिफिकेशन। अब रेटिफायर से हमने एक नाउन बना दी वर्ब से, रेटिफिकेशन अनुमोदन, अनुमोदन को हम क्या बोलेंगे, अप्रूवल, सैंक्शन। तो साथ साथ हम वर्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। रेटिफाई का मतलब क्या होता है, पारित करना, तो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, अप्रूवल। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, उससे हमने क्या बना दिया, प्रोक्रास्टिनेशन। अब हम ये तो पढ़ ही चुके हैं। देखिए लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हिंदी से हम अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। और मैं एक सेंटेंस से क्लियर कर देता हूँ, थर्ड सेंटेंस से। सोहन की 2 दिन पहले, सोहन की 2 दिन पहले रास्ते में दुर्घटना हो गई। और देखिए अभी जब मैं आपको बेसिक टेंस पढ़ा दूंगा तो डेली का मैं एडिटोरियल दूंगा, आप कम से कम 20-30 लाइन पढ़िए इंग्लिश की। क्योंकि जब हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, जब हम वर्ड से, नए नए वर्ड से जब हमारी मुलाकात होगी, तभी तो हमें पता लगेगा किस वर्ड का कहाँ पे किस तरह से यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं यूके में रहता हूं, जिसके अंतर्गत वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, तथा इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड आते हैं। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश में बड़ा अंतर होता है। मैंने कहा कि सोहन की 2 दिन पहले रास्ते में दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना होने के लिए इंग्लिश वर्ड होता है मीट विद एन एक्सीडेंट। क्या होता है, मीट विद एन एक्सीडेंट। तो मैंने लिखा सोहन, अब हो गई 2 दिन पहले। अब वैसे भी यहाँ पर 2 days अगो, और अगो जो होता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जो पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है। अगर हम अगो का यूज करेंगे तो निश्चित है मेन वर्ब की क्या लिखनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म, यानी हमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट, तो सोहन मैट विद एन एक्सीडेंट, सोहन की दुर्घटना हो गई। अब देखो हिंदी में तो क्या लिखा आ रहा है, दुर्घटना हो गई, लेकिन इंग्लिश में हमें क्या लिखना है, मैट विद एन एक्सीडेंट ऑन द वे। अब अगर मैं हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करवाऊं तो वी आर टोटली मिस्टेकन। तो मैंने आपसे पहले बोल दिया है कि देखिए आप मदर टंग की हेल्प लीजिए, मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक मिडिल मैन का रोल अदा कर रहा हूँ यहाँ पर। और आई वुड लाइक टू dispel all your hurdles that are creating disturbances especially in your learning process, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर एक आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ मिडिल मैन इंटरप्रेटिंग बोथ द लैंग्वेजेज इन डिफरेंट पॉइंट्स। लेकिन आप यहाँ हिंदी को हावी मत होने दीजिए, वहाँ हो गई लिखा आएगा, लेकिन अंग्रेजी में अपन को मीट विद एन एक्सीडेंट याद रखना है, रास्ते में। तो ये इन द वे नहीं होता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना है। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे। मैंने कहा कि मेरे जयपुर के रास्ते में, आप हैबिट में डालिए ऑन माई वे टू जयपुर। मैंने कहा मेरे दिल्ली के रास्ते में, ऑन माई वे टू दिल्ली। मैंने कहा हमारे कॉलेज के रास्ते में, ऑन आवर वे टू कॉलेज, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। ये रहा, आप घबरा गए कि अरे पता नहीं क्या पूछ लिया, मैं यूके में रहता हूं। तो इंग्लिश में मुझे कैसे बनाना होगा कि आई लिव, मैं रहता हूं, द यूनाइटेड किंगडम,
मैं पढ़ाऊंगा, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन ऐसी नाउन्स जो ग्रुप में होती हैं, क्योंकि इसमें 4 देशों का समूह है, ठीक है, आइलैंड में आता है, तो द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे यूएस में समूह होता है यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम लिखते हैं द यूएस। तो आई लिव द यूनाइटेड किंगडम, मैं यूनाइटेड किंगडम में रहता हूँ, इन और लिखना है समझो, आई लिव इन द यूनाइटेड किंगडम, मैं कहाँ रहता हूँ, यूनाइटेड किंगडम में। विच, अब मैंने कहा जैसे राजस्थान में 33 जिले आते हैं, तो इसके लिए बेस्ट वर्ड होता है, अपन ऐसे नहीं लिख सकते, या तो कंसिस्ट, अब कंसिस्ट लिखेंगे तो हम ऑफ का यूज करेंगे, और कंप्राइज लिखेंगे तो ऑफ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्राइज में पहले से ही ऑफ हिडन होता है, तो हम कंप्राइज के बाद किसका यूज नहीं करेंगे, ऑफ का। और चाहे तो हम क्या है, मेड अप ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ। और कोई चीज किसी चीज से बनी हुई है तो हम इसके लिए कंस्टिट्यूटेड वर्ड का यूज भी कर सकते हैं, किसका, कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अब ये जो मैंने वाक्य लिखा है कि मैं यूके में रहता हूं, जिसके अंतर्गत वेल्स, आयरलैंड ये आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इनकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस नहीं आते हैं तो आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं सीख सकते, और आप किसी पैसेज को, गिवन पैसेज को, सेंटेंस अरेंजमेंट को आप अच्छे से नहीं कर सकते। तो आपको आगे चल के, अभी तो चूँकि मैं टेंस शुरू करूँगा, टेंस में आपको बेसिक के बाद जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इनके बारे में बताया जाएगा। तो मैंने कहा कि आई, मैं, लिव मीन्स रहता हूँ, इन द यूनाइटेड किंगडम, मैं यूनाइटेड किंगडम में रहता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां विच लिख दिया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, विच का प्रयोग करने से ये कौन सा सेंटेंस बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो विच, अब पूर्व पद क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम, तो मैं कहूंगा विच कंप्राइजेज। अब अंग्रेजी में ये नहीं लिखा आएगा, विच कंप्राइजेज, जिसमें आते हैं, तो क्या क्या आते हैं यूनाइटेड किंगडम में, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, एंड इंग्लैंड। तो देखिए, मेरी तरह आप इंग्लिश को बनाना सीखिए, मैं कोई रटता नहीं हूँ, या नहीं है कि कोई रटे रटाए वाक्य हो या किसी बुक में से देख के आ गए, जो आता है नेचुरली उसको लिख देते हैं। तो आई लिव इन द यूनाइटेड किंगडम विच कंप्राइजेज वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड इंग्लैंड। तो जो मैंने हिंदी में लिखा था वही इंग्लिश में है, ठीक है। अब चूंकि हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, एक सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये भी जनरल इंग्लिश ही है, लेकिन अगर हम ऐसे वाक्य पढ़ेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, गाय दूध देती है, तो मेरे, इन माई ओपिनियन, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि समय के अनुसार चलना जरूरी होता है। आज कंपटीशन में, एसएससी में काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल, एंड अगेन in the next session we shall discuss about subject, verb, object, complement, adverbial, जो भी। तो आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम शुरू से लेंगे, टेंस शुरू करेंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनके बारे में डिस्कस करेंगे।